आज हम छंद के बारे में बताएंगे, क्योंकि छंद जो है काव्य ही है, और जब हम काव्य पढ़ते हैं तो छंद पढ़ते हैं। तो हम छंद के बारे में जाने कि छंद होता क्या है और ये इसके क्या नियम हैं, क्या छंद के अलावा भी कविताएं होती हैं, ये भी जानेंगे। और जानेंगे कि छंद में क्या मात्राओं की गिनती होती है या वर्णों की गिनती होती है, ये भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि इसकी उपयोगिता क्या है। इसकी उपयोगिता यही है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये बताइए कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। आप फंस जाते हो कि छंद मालूम ही नहीं है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका भी आपको सलूशन हम देंगे। और ये भी पूछेगा कि मात्रिक छंद क्या है और वर्णिक छंद क्या है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और कंपटीशन में तो अक्सर पूछता है कि बताइए मात्रिक छंद में किसकी गणना होती है। तो इसे आपको जानना है कि मात्रिक छंद में हम किसकी गणना करेंगे या वर्णिक छंद में हम किसकी गणना करेंगे। ये कंपटीशन में बार बार पूछा है। और इस प्रकार से आप जब इस चैप्टर को पढ़ लेते हो तो आपको छंद का गहन जानकारी हो जाती है। तो आइए हम देरी ना करते हुए छंद के बारे में बताते हैं। और जो बच्चे या जो कंपटीटर इस वीडियो को देख रहे हैं वो लास्ट तक देखें, और मैं उम्मीद करता हूं कि उन्हें निश्चित ही इसके बारे में समझ आएगी और कभी भी उनको दोबारा या ये कह लीजिए रिपीट करने की जरूरत नहीं होगी, अगर इस वीडियो को आप अच्छे से समझ जाते हो तो आइए हम छंद के बारे में जानें। अगर छंद की ऐसे ही व्यवहारिक व्याख्या की जाए तो छंद का मतलब यही होता है किसी चीज को बांध देना, उसको एक लिमिटेशन देना, अर्थात ना उधर जा पाए और ना उधर जा पाए, इस तरीके से एक लिमिटेशन, अर्थात ये कह लीजिए कि एक लिमिट दे देना ही छंद कहलाता है। ये तो आपकी व्यवहारिक भाषा हुई। लेकिन जब हम छंद की बात करते हैं तो छंद में हमारी जो कविताएं होती हैं वो किसी न किसी नियम से बधी होती हैं। अर्थात ये कह लीजिए कि जो कविता की लाइन होती है उसका एक लिमिट होता है कि उस लिमिट में उस कविता में कितनी मात्रा होनी चाहिए, और उस मात्राओं के अकॉर्डिंग अगर वो कविता बधी हुई है तो वही छंद कहलाता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो हमारी कविताएं होती हैं, जो हमारे दोहे होते हैं, जो हमारी चौपाई होती है, वो या तो मात्राओं में बधी होती है या तो वर्णों में बधी होती है। और मात्रा और वर्ण या तुक या लय, इन सब की आवश्यकता छंद में होती है। अर्थात ऐसी लाइन जो गाने में अच्छी लगे, जिसका तुकांत अच्छा हो, जिसमें यति और गति का मेल किया गया हो, संबंध दिखाया गया हो, अर्थात जो शब्द रखे गए हो वो एक क्रम में रखे गए हो, ऐसा नहीं कि उल्टा पुल्टा रख दिया गया शब्द, तो वो कभी भी छंद के अंतर्गत नहीं आता। तो इस प्रकार से हमने ये जाना कि कोई भी कविता हो, कोई भी दोहा हो, कोई भी पद हो, तो वो एक नियम के अंतर्गत है। उसके अंदर मात्राओं की गिनती हो सकती है, उसके अंदर वर्णों की गिनती हो सकती है, इसके अतिरिक्त उसमें लय भी होता है, उसमें तुक भी होता है, उसमें यति और गति भी होती है, जो कभी कभी संगीत का साधन भी बनती है। अर्थात अगर कोई भी रचना अगर हमारी छंद से बधी हुई है तो निश्चित ही वो संगीत से भी बधी होगी। अर्थात जो छंद होते हैं वो संगीत के अकॉर्डिंग चलते हैं। अर्थात जिस तरीके से हम संगीत में देखते हैं कि 7 मात्रा है तो 12 मात्रा है, तो इस प्रकार से संगीत भी हमारी जो है छंदों के अकॉर्डिंग ही चलती है। कोई भी रचना अगर इस प्रकार से है तो हम समझ जाते हैं कि वो छंदबद्ध है। तो छंदबद्ध सबसे बड़ी चीज, अगर कहा जाए छंदबद्ध तो आपको समझ जाना चाहिए कि यह किसी न किसी चीज में लयबद्ध हुई है। अगर छंद से आजाद है, उसमें कोई छंद नहीं है,
तो उसे कहेंगे छंद मुक्त, अर्थात वो छंद से आजाद है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि जो हमारी कविताएं होती हैं वो किसी न किसी छंद में बधी होती हैं। एक चीज आपके समझ में आ गई होगी। अब आइए छंद की परिभाषा देखते हैं। क्या क्या चीजें होनी चाहिए? अक्षरों की संख्या, इसकी गणना होती है, उनका क्रम होता है, उनमें मात्रा होती है, उसमें गणना की जाती है, यति भी होती है। यति मतलब रुकना, जरा थोड़ी देर रुकना, गति माने लय देना, उसको से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित, अगर वो एक विशेष नियम उसके लिए बनाए गए हैं, उस नियमों से वो अगर बांध दी गई है तो वही हमारी पद्य रचना होती है, वही छंद कहलाती है। इस प्रकार से आपने देखा कि जो कविता होती है, चाहे वो दोहा हो, चाहे सोठा हो, चाहे चौपाई हो, चाहे हरगीतिका हो, चाहे बसंत तितलिका हो, इस प्रकार से जो भी रचनाएं होती हैं वो किसी न किसी मात्रा, गणना या इससे बधी होती हैं, लय तुक आदि नियमों से बधी होती हैं, इसीलिए हम उसे छंद कहते हैं। अब इसकी अगर सिंपल परिभाषा दी जाए, छंद किसे कहते हैं? तो छंद उसे कहते हैं जो कवि का ऐसा वाक्य हो, सेंटेंस हो, जो नियमों में बधा हो, मात्रा वर्णों में बधा हो, उसी को हम क्या कहेंगे? छंद कहेंगे। तो आइए छंद के अंग के बारे में जानते हैं कि छंद जब भी प्रयोग होता है, छंद जिसको हम कहते हैं उसके एक अंग होने चाहिए, अर्थात उसके कितने अंग हैं। जैसे अगर हम कहें कि ये हमारा शरीर है, तो ये शरीर तो है लेकिन शरीर के कई अंग हैं। उसी प्रकार से छंद भी एक शरीर अगर मान लिया जाए तो उसके भी कई अंग हैं। उन अंगों के बारे में भी हम जानेंगे। जैसे कि पहला है चरण, अर्थात कोई भी कविता होगी तो एक लाइन की कविता कभी नहीं होगी, वो 4 लाइन होगी, 2 लाइन होगी, 8 लाइन होगी। इस प्रकार से उसमें चरण होते हैं, और चरण जो होते हैं वो 4 चरण के होते हैं। कविता सबसे पहला तो वो कविता 4 चरण की होती है, वो 2 लाइन की भी होती है, लेकिन वो शेर व शायरी की बात करते हैं, लेकिन 4 चरण ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात करें तो मात्रा और वर्ण, उसमें मात्रा का यूज किया जाता है, मात्रा का प्रयोग होता है, उसमें कितनी मात्राएं लगी हुई हैं या कितने वर्ण प्रयोग किए गए हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। अर्थात जब भी छंद बनेगा तो उसमें मात्रा और वर्ण की गिनती जरूर होगी। तीसरा है संख्या और क्रम, तो मात्राओं की संख्या कितनी है और उन शब्दों को या उन वर्णों को किस क्रम में रखा गया है, यानी क्रम में रखने का भी एक नियम होता है। ऐसा नहीं है कि जो शब्द बाद में आने चाहिए उसको हमने पहले रख दिया, इस प्रकार से नहीं होता, बल्कि उनका एक क्रम होता है। आइए लघु और गुरु की बात करें तो लघु जो होते हैं वो छोटी मात्रा को बोलते हैं। ये छोटी मात्रा वो मात्रा होती है जिसको बोलने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन गुरु की अगर बात करें तो गुरु वो मात्रा होती है जिसमें लघु से दुगुना समय लगता है, अर्थात आ कह देने से वो लघु हो गया, लेकिन अगर गुरु कहेंगे तो बड़ा आ की बात करेंगे, वो जो है दुगुना मात्रा इसमें लगता है। और गण की बात करें तो गण जो होता है वो 3-3 अक्षरों का समूह होता है जिसको हम गण की भाषा बोलते हैं, अर्थात 3 शब्द जिसमें लगे हैं, 3 अक्षर जिसमें लगे हुए हैं, वही हमारा गण होता है। आइए यति की बात करें तो यति का मतलब ये है कि जब कोई कविता हम पढ़ने लगते हैं तो जहां हम जरा से रुकते हैं, यानी सेकंडों में भी रुकते हैं, उसको हम यति कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसको हम तेजी से आगे खींचते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? गति कह देते हैं। अर्थात कविता जो होती है हमारी उतार और चढ़ाव पर डिपेंड होती है। पहले कुछ धीमा चलता है, फिर उसके बाद कुछ तेज हो जाता है, फिर पता चला फिर धीमा हो जाता है। तो ये हमारा लय और गति एक ही चीज है कि उसको गति दी जाती है। फिर तुक की बात आती है। तुक का मतलब ये है कि जो कविता के लास्ट में अक्षरों को मिलाया जाता है, जो लास्ट में अक्षर होते हैं वही तुक या तुकांत कहलाते हैं। इस प्रकार से आपने छंद के अंगों को जान लिया है।
चरण क्या है? चरण का मतलब छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। जैसा कि हमने कहा कि 4 अधिकतर होते हैं, किसी किसी में 2 छंद हो सकते हैं। जैसे शेर और शायरी में हमने देखा कि 2 ही चरण होते हैं या 2 ही लाइन होती है। और पहले और तीसरा चरण जैसा कि विषम होता है, विषम संख्या वो संख्याएं होती हैं जो 2 से नहीं कटती, अर्थात 1 और 3 ये विषम होते हैं, इसलिए इनको विषम चरण कहा जाता है। तो चरण में हमने देखा कि 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4। तो उसमें पहली लाइन और तीसरी लाइन ये क्या कहलाती है? विषम चरण कहलाती है, जबकि दूसरी लाइन और चौथी लाइन वो सम चरण कहलाती है। इस प्रकार से चरण के बारे में भी हमने जाना। अब आइए जानते हैं मात्रा और वर्ण। तो ध्यान दीजिए कि छंद जो होते हैं हमारे वो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला छंद है मात्रिक छंद, दूसरा छंद है वाणिक छंद और तीसरा छंद है मुक्त छंद। अर्थात यहाँ पर हमने आपको केवल 2 छंद के बारे में बताए हैं, लेकिन होते हैं 3। कौन कौन से? एक होता है मात्रिक छंद और दूसरा होता है वाणिक छंद और तीसरा जो होता है वो मुक्त छंद होता है। यहाँ हम आपको केवल 2 छंद के बारे में बताएंगे, एक मात्रिक छंद और दूसरा वाणिक छंद। तो मात्रिक छंद में मात्रों की गिनती और वाणिक छंद में वर्णों को गिना जाता है। मात्रा आप जानते होंगे कि मात्रा क्या है? आ से लेकर अह तक जो भी है वो मात्रा है। जबकि अगर वर्ण की बात करें तो का खा गा घा ये सब सारे वर्ण होते हैं, अर्थात जिनमें हमें आ ई उ इन सब की गिनती की जाए वो हमारी मात्राएं कहलाती हैं। और जब हम अक्षरों को गिनती करें यानी का खा गा इन सब की गिनती करेंगे तो वो हमारे वर्ण कहलाएंगे। इस प्रकार से आपने मात्रा और वर्ण के बारे में भी जाना। आइए लघु स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में भी जानते हैं, क्योंकि छंद में सबकी जरूरत पड़ती है। तो लघु स्वर क्या है? लघु स्वर की मात्रा के लिए जो चिन्ह यूज किया जाता है वो एक खड़ी पाई है, अर्थात जो हम पूर्ण विराम जिसको बोलते हैं या एक कह लीजिए, इसको एक बोलते हैं, यही हमारे लघु स्वर की पहचान है। अर्थात इसका चिन्ह जो होता है वह एक खड़ी पाई होता है और इसी को हम एक गिनते हैं। आइए हम लघु दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर में लघु स्वर का दूना समय लगता है, अर्थात इसमें एक गिनती करेंगे तो इसका जो सिंबल बनाया गया है वो 2 की गिनती होगी, अर्थात इसमें 1 मात्रा गिनते हैं और इसमें 2 मात्रा गिनते हैं, इसको 2 बोलते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि लघु जो स्वर गिनती की जाती है काव्य में यानी कविता में, उनकी बात हम करते हैं कि लघु स्वर क्या है। तो उसमें आ ई उ एवं चंद्र बिंदु, अर्थात आपने देखा कि केवल 4 हैं, आ ई उ और चंद्र बिंदु, ये 4 ही हैं जिनको हम एक सिंबल से गिनती करेंगे, एक लिख करके गिनती करेंगे। बाकी जो स्वर नीचे दिए हुए हैं आ ई उ री ए ऐ ओ औ, अनुस्वार और विसर्ग, ये सब के सब ये होते हैं आपके 2 गिनती की जाती है इनकी, और इनकी गिनती 1 की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी हम दोहा या सोरठा या चौपाई पढ़ाएंगे उसमें जब भी मात्रा की गिनती होगी तो इन्हीं निशानों का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए उस चिन्ह को आप ध्यान में रखिएगा कि वो उसका माने क्या है और इसका यूज हम कैसे कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं गण की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि स्वर को छोड़ करके अर्थात जितने लेटर हैं या अक्षर हैं क ख ग घ अंगा, ये सारे लेटर इस प्रकार के आते हैं तो वो गण कहलाते हैं। अर्थात 3 वर्ण चाहे क ख ग यानी 3 वर्ण अगर हैं तो तीनों वर्णों को मिला करके एक गण बनाए जाते हैं और गणों की संख्या 8 मानी गई है साहित्य में। तो ये 8 जो माने गए हैं इसका बहुत ही बेस्ट फार्मूला
कवियों ने या ये कह लीजिए विद्यार्थियों ने दिया है या ये कह लीजिए कि आचार्यों ने दिया है। इसका बहुत ही बेस्ट फार्मूला है कि वो 8 गण कौन से हैं। केवल आपको यही याद करना है, यमाता राजभान सलगा। अर्थात इसमें देखिए कितने लेटर लगे हुए हैं, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 यहीं तक जाना है। अर्थात ला और ग को छोड़ देना है। यमाता राजभान सलगा, इसमें 8 गण हैं और ये एक फार्मूला है, इसको भी आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत अगले वाले चैप्टर में पड़ेगी कि यमाता राजभान सलगा है क्या चीज। इसको हम अगले वाले वीडियो में बताएंगे कि इसकी गणना हम कैसे करेंगे। तो आइए अगले वीडियो का इंतजार करिए, इसके बाद हम अगला वीडियो जरूर डालेंगे, इसके बारे में और डिटेल्स बताएंगे। इसमें से काफ़ी कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंपटीशन में पूछे जाते हैं, लेकिन इस वीडियो को यहीं तक। तो आइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।